बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर और अमानत गिशकोरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम समाअत हुई है और वही कुछ हुआ है जो एंटीसिपेट किया जा रहा था, जिसका अंदाज़ा था, मगर इस तरह होगा इतना भी अंदाज़ा नहीं था। साकिब बशीर साहब स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं और वो क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे केस को कवर करते रहे हैं, उनसे आज इस पर भी तफसील से पूछेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो जो अनमोल रतन जजेस साहिबान हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस दी हैं उस पर भी बात करेंगे। हमने आज अमानत किशकोरी साहब को दावत दी है। जो ऑर्डर है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इस हवाले से इनसे पूछेंगे। अमानत किशकोरी साहब, आज बताइएगा दौरान समाअत क्या हुआ। पहले तो हमें ऑर्डर एक मुख्तसरन बता दें नाज़रीन को। जी शुक्रिया दिल साहब। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये आर्डर आया है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक जो केस चल रहा था, जिसकी तहकीकात जा रही थी और रिपोर्ट्स भी मांगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद केस की कार्रवाई से रोक दिया है, स्टे दे दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। और जो 25 जून और 29 मई के अहकामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी वो आज खुद नोटिस के ज़ुमरे में आती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो आज खुद नोटिस ले या कि ऐसी ऑब्जर्वेशन या आर्डर्स दे कि जो जिनकी प्रेयर्स ही ना की गई हो। और दो जजेस जिनके आपने शुरू में नाम लिए, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं वो अख्तियारात से तजावुज़ है उनका, और ऐसे आर्डर्स दिए गए जो कि इस्तदाई जिनकी नहीं की गई थी, किसी पार्टी ने वो इस्तदा नहीं की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये अख्तियारात नहीं थे कि वो इस किस्म के आर्डर्स दें। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि जी जो अगर तहकीकात की जाती हैं ऑडियो लीक्स की तो वो नहीं होने दी जाती। और सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बना था, वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में कमीशन बनाया था, वो खुद भी उसका हिस्सा थे। तो हम कार्रवाई आगे बढ़ाने लगे तो पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने वो कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। तो जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने की कोशिश नहीं की जा रही, और ये भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आज तस्लीम किया। उनका मतलब क्या था कि सच जानने की कोशिश नहीं की जा रही, कि जो ऑडियो लीक्स में आ रहा है कि वो ऑडियो लीक्स जिनकी हुई हैं उनको पकड़ें, उनके मजीद जो है वो कुछ चीजें लेकर जो है वो उनको। वैसे मैं एक चीज बताऊँ आपको, ये अगर जैसे बाबर सत्तार उसको ऑर्डर को मुअत्तल ना करते, जिनकी ऑडियो लीक्स हुई थी वो मुतासरा फरीक थे, तो वो जेल में जा चुके होते मेरा ख्याल। सर, आपको याद होगा कि पहली जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उस ऑडियो लीक्स कमीशन की, आई नो कि आप भी मौजूद थे, कमरा अदालत नंबर 6 था गालिबन नीचे। उस पहली ही जो समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन आई थी ना, आज जो ऑब्जर्वेशन आई है वो काफी ज्यादा मिलती जुलती है। मतलब वहाँ के वहीं खड़े उन्होंने तलब कर लिया था तमाम जो पार्टीज थी ना, एक दो बंदों को तो उन्होंने बुला लिया था पहली हियरिंग में। हाँ, साकिब निसार साहब को नोटिस, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब हमारे सीनियर कुलीग हैं, उनको नोटिस, और दीगर तमाम लोग जिनकी ऑडियोज थी उन सबको नोटिस हुए थे। बहरहाल अब समाअत हमें बता दें। बिल्कुल, समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है और रिकॉर्ड भी मंगवाया है केस का कि ऑडियो लीक से मुताल्लिक क्या होता रहा है, और समाअत मुलतवी कर दी गई है। वो कहेगी अब जरूरत ही नहीं है केस लगाने की इसके बाद। बज़ाहिर तो आज ऐसे ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमानत किशकोरी साहब। नाज़रीन, अमानत किशकोरी साहब से हमने इजाजत ली है। अब केस को थोड़ा सा आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। साकिब बशीर साहब, आपने हाई कोर्ट में इस केस को बड़ा इन लेंथ कवर किया है। मुझे तो ये लगता है कि वाहिद ये एक मुकदमा है जो बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन जिसको हम कह सकते हैं, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। दीगर मुकदमात जो सियासी नोयत के हैं उनसे मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना फर्क पड़ता है। ये जो ऑडियो लीक्स केस था ये डायरेक्टली लिंक था हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारे खुफिया इदारों से, और उनके हाथ पांव बज़ाहिर बांध दिए थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। और यही कहा जा रहा था कि अब इवेंचुअली इस खतरनाक मोड़ पर जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ले आए इस केस को, काजी फायज ईसा ही हुकूमत को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो अब आप क्या कहते हैं कि पहले तो थोड़ा सा इस केस के ऊपर आप खुद अगर बताना चाहें बता दें कि इस केस में हुआ क्या और क्यों कर ये जरूरी था। इसमें दो तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसमें बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। दो ऑडियो लीक्स थी, एक साकिब निसार साहब के बेटे थे नजमो साकिब, वो किसी से बात कर रहे थे शायद जो सूबाई असम्बली का टिकट पीटीआई से लेने और पैसों के लेन देन की उसमें बात थी। और दूसरी जो ऑडियो लीक थी वो बुशरा बीबी की थी, जो अपने वकील के साथ मतलब सरदार लतीफ खोसा के साथ को बात कर रहे थे। और वो मेरा ख्याल में उसमें बात में लिंक ऐसा था कि वो इमरान खान की बहनों के खिलाफ कोई बात थी इस किस्म की।
तो दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज अच्छा, किया। यहाँ पर उन्होंने जुल्फी बुखारी का जिक्र किया है कि जुल्फी बुखारी साहब के साथ ऑडियो थी, एडी साहब ने बता रहे हैं। बस वो उन्होंने और बहुत कुछ जिक्र किया है जो वहां पे और है और यहाँ पे। तो हुआ ये कि ये दोनों आ गई हाई कोर्ट में। अब मामला ये है, बड़ा सिंपल और सादा सा है। हमें कोई ऑडियो अगर लीक होती है, वो पसंद हो या ना हो, वो हमारे नहीं, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नैरेटिव को सपोर्ट करती हो या ना करती हो, दोनों सूरतों में इलीगल है। वो प्राइवेसी की वायलेशन है। ये सिंपल सा जो बात है वो हमारे देखने वालों के लिए। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो है, वफाकी हुकूमत पिछले 1 साल से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वफाकी हुकूमत छुपा रही है। आप हैरान हो जाएंगे। मैं ये बताऊंगा कि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो पीटीए के चेयरमैन है, उन्होंने जो है वो, उनको शोकाज नोटिस था कि उन्होंने अदालत के सामने झूठ बोला, गलत बयानी की। और गलत बयानी उन्होंने किस बात पर की? एक, उन्होंने पीटीए ने जवाब जमा कराया 11 अगस्त 2023 को। दूसरा जवाब जमा कराया 27 अक्टूबर 2023 को। तीसरा उन्होंने रिप्लाई जो जमा करवाया 14 मार्च 2024 को। 3 जवाब जमा करवाए। तीनों में उन्होंने कहा कि हमने ना किसी को सर्वेलेंस की इजाजत दी है, और ना ही हमने किसी को डायरेक्शन दी है, और ना ही हमने सहूलत दी है टेलीकॉम कंपनीज को कि वो सर्वेलेंस की इजाजत दें। बड़ा क्लियर कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या बात। लेकिन जो कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज थी, वो काफी अरसे तक अर्जन करवाती रही, टाइम लेती रही कि जवाब जमा करवाते हैं। अब हो सकता है बिजनेस स्टेक भी होते हैं, हो सकता है मतलब प्रेशर, ये वो चीजें भी हो सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली जब जस्टिस बाबर सत्तार ने आखिरी मोहलत दी, उन्होंने फिर जवाब जमा करा दिया और बीच चुराहे में हंडिया उन्होंने फोड़ दी। मतलब उसमें हुआ ये का, अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि किसी को कोई सर्वेलेंस की हमने इजाजत नहीं दे रखी। फिर उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म थे काकर साहब, उनके ऑफिस से भी एक जवाब आया, उन्होंने भी बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा कि ऐसा कोई नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो है वो जो है खुफिया इदारे हैं, वो अपने ताई ये चीजें देखनी है, वज़ीर आज़म ऑफिस उसमें नहीं देखता। लेकिन हैरान कौन तौर पर जो पिछली जो हेयरिंग थी, उसमें जब मोबाइल कंपनीज आई तो उन्होंने कहा कि हमें पीटीए ने डायरेक्ट किया हुआ है कि आप एक सिस्टम लगा के दें। हमने अपने पैसों से सिस्टम लगाया क्योंकि डायरेक्शन यही थी। अपना पैसा खर्च किया, वो सारा जो आलात वगैरह थे वो लिए, एक जगह पे हमने इंस्टॉल किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ करके हमने उनके हैंड ओवर कर दिया। अब वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस बंदे की सर्वेलेंस हो रही है, किसकी नहीं हो रही, इस हवाले से हमें नहीं मालूम। ये किसने कहा था? मोबाइल कंपनीज ने। अब ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई थी। पीटीए जो पिछले 1 साल से छुपा रहा था, फेडरल गवर्नमेंट 1 साल से छुपा रही थी, तो जो मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा, एक तो उन्होंने जो चेयरमैन पीटीए हैं उनको और जो मेंबरान हैं उनको इसमें जो शोकाज है, आखिरी जो हेयरिंग हुई थी उसमें चेयरमैन पीटीए और मेंबरान को इसमें शोकाज किया था, और ये कहा गया था कि आप इसमें जवाब दें कि आपने अदालत के सामने गलत बयानी क्यों की है। तो अब उन्होंने उस पर रिप्लाई देना था, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो मोबाइल कंपनीज हैं वो एक सील्ड एनवेलप में हमें बताएं कि आपकी खत्तो किताबत जो पीटीए के साथ चलती रही है, कि कब पीटीए ने आपको ये डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन में क्या क्या कहा गया, फिर इस मामले में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस लॉ के तहत सीडीए ने जो है वो डायरेक्शन दी। क्योंकि पीटीए ने क्योंकि पीटीए ये कहता रहा है कि हम जो है वो इस तरह किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकते कोई लॉ के तहत, इस तरह ना। तो उन्होंने लॉ भी मांगा था, लेकिन सील इन्वेलप में मांगा था, और मेरी इतला के मुताबिक कुछ मोबाइल कंपनीज ने सील्ड इन्वेलप में अपने जो जवाबात थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमा करवा दिए थे। और अब पीटीए को कहा गया था आपने अलग से जमा कराना है कि आपकी जो खतो किताबत हुई। अब उसमें यह देखना था कि इस तरफ वाले और इस तरफ वालों में कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। तो वो मामला अब खुलना था। चेयरमैन पीटीए और मेंबरान को शोकाज था तौहीन अदालत का इसमें। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो ये बात कर रहे हैं ना कि हमें दहशतगर्दों की सर्विलांस और ये वो, अच्छा उसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था। 3 लॉ उन्होंने डिस्कस किए थे जो 2013 में एक लॉ बना था, जिस लॉ के तहत कानूनी तौर पर आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लॉफुल इंटरसेप्ट। उसके तहत एक पूरा मैकेनिज्म दिया गया था कि आप किसी की सर्विलेंस करना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट, फिर हाई कोर्ट के जज को और उसके बाद
उन्होंने एक कमेटी थी जो वजारत दाखिला, दिफा और कानून की, 3 दिन में 100 बंदे उठाने हैं। आप क्या कहते हैं? आप 100 दफा नहीं, लॉ असल में मसला ये है ना कि जस्टिस बाबर सत्तार का मसला ये था कि वो क्या कह रहे थे कि आपने जो करना है करें, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक करें। पुलिस को भी ये कहा और खुफिया इदारों को भी ये कहा, और लॉफुल इंटरसेप्ट पे उन्होंने नहीं रोका। और पुलिस की जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि पुलिस के सारे वो CDR रुक गई, सारा सिस्टम रुक गया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई। 2013 में लॉ बना है। जो इस्लामाबाद पुलिस के जो नुमाइंदे हाई कोर्ट में पेश हुए, उनसे पूछा कि 2013 से लेकर आज तक जितना आपको डाटा रिक्वायर्ड था, क्या आपने उस लॉ को फॉलो किया है? पहले पूछा क्या लॉ एग्जिस्ट करता है? उन्होंने कहा हाँ एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा लॉ को फॉलो किया? उन्होंने कहा एक दफा भी नहीं किया। आप अंदाजा लगा ले, अब ये इल्जाम भी जस्टिस बाबर सत्तार पे लगा देना कि ये गलती आपकी है, तो ये मतलब बहुत हैरान कुन है ना कि आपकी वजह से, हालांकि लॉ को खुद इस्लामाबाद पुलिस नहीं फॉलो कर रही। इसी तरह जो खुफिया इदारों के हवाले से पूछा गया, तो उसमें भी लॉफुल इंटरसेप्ट पे कोई एडिशनल अटॉर्नी जनरल इवन पेश होते रहे, उन्होंने कोई ऐसी चीज जो है वो सॉलिड पेश नहीं की कि जिसमें जो है वो इसे सारा कुछ किया जाए। इसमें एक बात और थी, जस्टिस बाबर सत्तार को ये कहा गया कि बैक ऑफ, पीछे हट जाओ, तो जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो पीछे नहीं हटे। लेकिन आज मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने उनको कम से कम पीछे तो नहीं कहेंगे, रोक दिया है कि आप मजीद समाअत नहीं करेंगे। और कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो ऑडियो लीक्स है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, ये मफाद आमा का मामला है। ये आपका भी अदील साहब, आपकी भी प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरी भी इतनी, जो जजेस सुन रहे हैं उनकी भी, जो सामने लॉ अफसरान थे उनकी भी, आम पब्लिक की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का आइन ने कह रखा है, मतलब उस आइन को भी आप नजरअंदाज कर देंगे। एक चीज आप बताएं कि आज की हियरिंग में थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा था, क्या जजेस जो की जानिब से ये बात की गई कि उनको अपने मोबाइल उनसे इनिशियली जो है वो उनसे पता करना चाहिए था, कि हो सकता है वो खुद उन्होंने लीक कर दी हो? क्या बात हुई थी? बिल्कुल, वो ये कहते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब फरमाते हैं कि फर्स्ट एंड रेलेवेंट थिंग इज टू फोन्स ऑफ दोज पर्टिकुलर पार्टीज जिनके दरमियान फोन कॉल इंटरसेप्ट या वो रिकॉर्ड की गई है। वो कहते हैं कि एक फरीक है, पहले तो मैं ये समझता हूँ, मेरी नाकिस राय में, तो जज साहब को पहले ये पूछना चाहिए ना जो फरीक पेश हो रहा है उससे बयान हेल्फी लिया जाए कि भाई मैंने लीक नहीं की। बिल्कुल। और फिर दूसरा फरीक, क्या ऐसा कोई हुआ? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हैरान कुन तौर पर जज साहब ऐसा नहीं हुआ। और वो फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि ये तो एक स्मोक स्क्रीन बना दी गई है और फिर ये जो मर्जी आप। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूं, वैसे आप यहीं से आगे ये भी कहा कि किसी ने अपना फोन खुद पेश किया है या नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि असल मुद्दा ये है, हम जब कहते हैं फोन पेश करो तो ये लोग अदालत में चले जाते हैं। ये वैसे मैं कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, ताकि एक ऑडियो लीक हुई थी तो 50 एक और जो है वो उनकी लीक होती, कि वो मोबाइल देते, उस मोबाइल में से डाटा जो है वो भी सारा जो है वो आगे चला जाता। तो ये एक वैसे अजीबोगरीब बात है। एक चीज वैसे मैं ऐड कर दूं, जज साहब यकीनी तौर पर ये जानते हैं, आप जानते हैं, हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर जानते हैं कि जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आप साथ वैसे ही वो लगा रहे होते हैं कि जितना कंटेंट इसमें लिखा हुआ है मेरी पिटीशन में, ये इसको ऑन ओथ तो वो नहीं कहते, लेकिन ये है कि उसकी जिम्मेदारी उन पे होती है। सर, अगर वो एक साबित हो तो वो उन पे कंटेम्प्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो अपनी पिटीशन में कह रहे हैं कि हमारी ऑडियो लीक की गई है, इसका मतलब ये है कि अगर वो इसका मतलब क्या ले सकते हैं कि ऑडियो मैंने खुद ही लीक की है? एक फैक्चुअल सी बात है ना, जिसकी ऑडियो लीक हो जाए और वो उसके अगेंस्ट अदालत में जाए, तो वो ये तो अगर वो उसने खुद की हो तो वो क्यों अदालत में जाएगा? ये तो मतलब अजीब बात लगी है मुझे। लेकिन यहाँ पर जो हमें नजर आया ना आज की जो जजेस साहिबान की, काफी हद तक तो मुझे आप बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से इस केस को कवर किया है। उन्होंने एक बात की है कि कौमी असेंबली डिसॉल्व हो गई 9/8/2023 को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, और वो जो कमेटी थी जिसमें ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई वो भी इन्फ्रुक्चुअस हो गई ऑब्वियसली। तो उसके बाद क्यों कर अदालत ने इस मामले को जारी रखा, और वो ये कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है जो फोन टैपिंग है वो इलीगल उन्होंने करार दी है, जबकि ये बात एक फैक्ट है कि फोन टैपिंग जो है वो ऑलरेडी इलीगल है, और 4 मुख्तलिफ जो एक्ट्स हैं उनमें ये एक ऑफेंस के तौर पर मौजूद है कि फोन टैपिंग जो है वो एक तरह से इलीगल है और अनऑथराइज्ड बेसिकली फोन टैपिंग। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये जो बुनियादी चीजें उन्होंने अपना केस जो बिल्ड करने की कोशिश की, मुझे नजर आया है कि वो एक तो शुरू में जा रहे हैं,
जहाँ से प्रोसीडिंग अच्छा, एक चीज यहीं पे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बुशरा बीबी का केस उस कमेटी के सामने था? क्या बुशरा बीबी के केस पे वो जो कमीशन बना था वो बुशरा बीबी का केस उसमें था? वो तो नजम साकिब का था। नहीं था ना। तो ये दो केस हैं बाबर सत्तार साहब के पास, दो केस हैं अलग अलग। और यहाँ पर फिर आप ये कह रहे हैं कि इन्हें अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है। मैं ये कहता हूँ कि ये फैक्ट कम से कम कोर्ट को या तो फिर दूसरी तरफ को कल के लिए परसों के लिए नोटिस कर लेते कि ये उन्होंने फैक्ट ठीक पूछा है है कौन है दूसरी तरफ से, तो कहा वो है ही कोई नहीं। कौन हो सकता है दूसरी तरफ से? बुशरा बीबी हो सरदार सकती है, लतीफ खोसा सरदार है। लतीफ खोसा साहब, उन्होंने जजमेंट ली हुई है अदालत से। आज वो इससे कबल एक मुकदमा आया तो उसमें नहीं थे वो। उसमें वो नहीं थे। उन्होंने कहा जनरल एडजमेंट पे होंगे शायद तो जनरल एडजमेंट पे फिर अदालतों को पता होता है कि फलां वकील नहीं है, केस ना लगाते। तो फिर केस ही ना लगाते। मेरा ख्याल है वो फिर ये जनरल जो एडजमेंट आप पे बात नहीं कर होती, रहे हैं, एप्लीकेशन आई मैं थी। आपको बात बताऊं, आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार नहीं है। इस पे जस्टिस बाबर सत्तार ने तवील अपने ऑर्डर में ये लिखा था इनका अच्छा, जो सो मोटो जी वाली। जी इसके सो मोटो आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा सो मोटो नहीं है, ये प्रेयर क्लास में मौजूद है जो बुशरा बीबी की है। मतलब ये फोकस रहे नजम साकिब पे कि वो खत्म हो गई, पार्लियामेंट खत्म हो गई तो कमेटी भी खत्म हो गई तो फिर गैर मौसर हो गया। ये बात उन्होंने बाद में भी की थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्रेयर है उसमें मौजूद है, जो दूसरी प्रेयर है बुशरा बीबी की, उसमें ये मामला मौजूद है कि इसको देखा जाए, इसको रोका जाए। तो जब ये चीज मौजूद है तो उसको फिर अदालत जो है उसको दे सकती थी ये। और दूसरी एक और जो बात मुझे पता चली कि वो कह रहे हैं कि पीटीए को फ्रीक नहीं बनाया। पीटीए फ्रीक है भाई, शुरू में ये फ्रीक नहीं था। अच्छा, होता क्या है उमूमी तौर पर पिटीशंस में वो अदालत नोटिस करना देखती है, अदालत कहती है कि आपने फलां बंदे को फ्रीक नहीं बनाया, वो कहते हैं जी हम फ्रीक बना देते हैं। तो उन्होंने कहते हैं वो तो रेलेवेंट है उसको फ्रीक, वो कहते हैं फ्रीक बना दीजिए। जब फ्रीक बन जाता है, जब फ्रीक वो बन जाए किसी भी पिटीशन में, फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो रिस्पॉन्डेंट नहीं है। ये मुझे पता चला है कि शायद उन्होंने कहा है कि पीटीए या कोई इसमें रिस्पॉन्डेंट। उन्होंने शुरू में कहा है कि बहुत से ऐसे फ्रीक हैं जिनको बना दिया गया है, बाद में वो पहले फ्रीक थे ही नहीं। और यहाँ पर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जो आज बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी तो खुद कहती है कि ये ऑडियो जो है ये फेक है। और साथ साथ उनसे जब हम कहते हैं कि फोन दे दें अपना फोरेंसिक के लिए, पुलिस ने क्योंकि एक मुकदमा दर्ज हुआ था ना, उसका हवाला दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल, तो उन्होंने कहा कि फोन हमने उनसे मांगा, उन्होंने फोन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और मुझे उनमें काजी फायद ईसा साहब की जो है ना आवाज वो सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो कहते हैं कि सच जांचने और सच तक पहुंचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा। और फिर उन्होंने यहाँ पर अपना भी शिकवा किया। आपको याद होगा बलूचिस्तान से इनको बुलाकर एक ऑडियो लीक्स कमीशन में बिठाया गया था। जी। उस वक्त की हुकूमत पीडीएम ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल साहब को सरपास करके, उनको नजरअंदाज करके, उनसे राय मांगे बगैर खुद से कमीशन तश्कील दे दिया जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर फारूक पर। एक हियरिंग हुई, एक प्रोसीडिंग हुई और उसके बाद जस्टिस बंदयाल साहब ने उस कमीशन को काम करने से रोक दिया। गो कि मैं तो आज भी कहता हूं कि जस्टिस बंदयाल साहब को वो नहीं करना चाहिए था, उस कमीशन को अपना काम जारी रखने देना चाहिए था। मगर उस कमीशन ने जो पहली ही प्रोसीडिंग्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन दी थी, क्या आपको आज वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही? क्योंकि उन्होंने भी एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करने की बजाय डायरेक्टली जिनकी ऑडियोज लीक हुई हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको ही टारगेट किया, उनको ही नोटिस किए, उनसे ही जवाब तलब किया। और आज भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सच जांचने की कोशिश नहीं की जा रही, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसका जो परसेप्शन या जो ऑब्जर्वेशन जो रिमार्क्स थे, इससे तो तासुर ऐसे मिलता है कि जजेस हों, आप, मैं या कोई और हो, तो हमारी कोई ऑडियो लीक हो जाए तो फिर ये है कि हमें कटहरे में जाना है, हमें अपना मोबाइल फोन देना है, हमें साबित करना है कि ये हमारी ऑडियो जो है वो गलत टेप हुई है, गलत लीक हुई है, अगले किसी बंदे को नहीं देखना। यार बड़ा अजीब ही वैसे बात है कि ये जब ऑडियो लीक हो रही थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दर्जनों ऑडियो लीक्स हुई, दर्जनों ऑडियो टेप हुई, दर्जनों लीक हुई। मसला हमारे यहाँ ये है कि जो आपके नैरेटिव को कोई ऑडियो लीक सपोर्ट कर रही हो तो उसमें तो धमाल डालते हैं, हालांकि उसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्यों इलीगल है, गैर कानूनी है। बेशक मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई थी वो भी गलत थी, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, इवन इमरान खान की, किसी की भी ऑडियो अगर इनलीगल तरीके से टेप हुई है तो लीक हुई है तो गलत है। एक चीज और मैं ऐड करूं यहाँ पे, जस्टिस बाबर सत्तार ने ये पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर जजेस से लेकर उनकी फैमिली से लेकर नीचे आम सिटीजन तक कोई जो है वो महफूज नहीं है, तो जो ऑडियो टेप लीक हो रही है तो उस पे आपका क्या मौकफ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा तो उन्होंने जी दुगल साहब से थे या कोई एडिशनल अटॉर्नी जनरल दूसरे थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उनसे पूछा तो उन्होंने कोई बैरूनी जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ जब इशारा किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा रुके रुके, आप दोबारा सोच लें जो आप कह रहे हैं।
तो फिर वो अल्फाज उन्होंने वापस ले लिए। उन्होंने कहा नहीं, आप देखें ना कि अगर एक वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हाई कोर्ट के सामने ये कह रहा हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक ऑडियो टेप होती है और वो लीक हो जाती है पाकिस्तान में, और उस पर पता भी नहीं चलता ये ऑडियो कौन टेप कर रहा है, और बाद में आकर जाकर कहते हैं कि बैरूनी कोई एजेंसी, तो उन्होंने कहा कि ये खौफनाक बात है। ये तो मतलब ये असल में ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट जो कम्प्रोमाइज हो रहा है। लेकिन सर चले इसमें अब देखें ना, आखिर में वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड द फैक्ट कि दोनों पार्टीज में से कोई एक भी ऑडियो लीक कर सकता है। मुझे ये लगता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त, मैं इन जजेस साहिबान की काबिलियत पर तो सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन हो सकता है कि उन तक तमाम तर मालूमात पहुंची नहीं है, उन तक तमाम तर फैक्ट्स पहुंचे नहीं है। ये जो सवाल है सर, ये बड़ा सा सादा सा सवाल है। नहीं, जब फैक्ट्स ना पहुंचे हो, क्लैरिटी ना हो, तो मेरा ख्याल है एक आध दिन के लिए नोटिस करना या उनको बुला लेना, अर्जन करना या बुला लेना उनको, चेंज आए कि आप ऑर्डर लिखवा रहे हो और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो आमिर रहमान साहब है उसमें बता रहे हो कि ये भी स्टे करते, इसमें भी ये था, ये जी एक्सटेंड हुआ था, वो देखिए उन्होंने 25/6 का ऑर्डर सस्पेंड किया तो आमिर ऑर्डर लिखवा लिया। आमिर रहमान साहब ने कहा कि माय लॉर्ड वो भी है, 29/5 वाला 29/5 वाला वो भी कर दिया, और 29/5 वाले वो पूछते रहे कि क्या एक्सटेंड हुआ था, और उसके ग्राउंड्स नहीं थे, कोई ग्राउंड नहीं थे, और वो भी उन्होंने नहीं बताया कि एक्सटेंड हुआ था या नहीं हुआ था। वो खैर उन्होंने कहा चले आप ये मांग रहे हैं तो दे दें। क्या सर लेकिन अगली समाज पे फिर दोबारा बात नहीं, कुछ और भी मांगते तो फिर मतलब इसमें फिर इस तरह तो देखिए, एक उन्होंने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है, ऑब्जर्वेशन नहीं, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि हम काउंटर इंटेलिजेंस अब नहीं कर सकते उस ऑर्डर के तहत, जिसकी वजह से ये जो बाबर सत्तार साहब ने ऑर्डर दिया है। तो ओवरऑल मैं तो ये समझता हूँ, आपने भी शुरू में ये बात की थी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जो वैसे नहीं रुक रहे थे, अब बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है, और ये बात भी बड़ी खुश आइंद है। बहुत से लोग कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज खुद इस बेंच के हेड नहीं बने, शायद उन्हें ये बात जहन में थी कि बाबर सत्तार उनके किसी जमाने में वकील रह चुके हैं, और अगर आज वो होते तो शायद ज्यादा चीजें हमारे सामने वाज़ेह अंदाज में पेश हो जाती। तो अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूं, यहाँ इस ये ऑडियो लीक्स केस में ना बड़े ही ड्रामे हो गए। एक ड्रामा ये हुआ, अचानक हफ्ते वाले दिन IB, PTA, FIA, आपने खबर ब्रेक की। हाँ जी, हाँ जी। इसमें पेमरा, इन चारों ने कहा कि बाबर सत्तार हमारा केस ना सुने। बाबर सत्तार के पास केस लग गया, उन्होंने कहा जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब को कहा कि आप आ जाए, जो रिक्यूजल है 1 by 1 पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, मसला ये था कि उन रिक्यूजल में आपको पता है कि अल्फाज भी मैच कर रहे थे वो जिस तरह काजी फाइजा साहब के उसमें फैजाबाद धरना में रिव्यू आया था जी, तो वो अल्फाज भी मैच कर रहे थे। तो एक ही टाइम पे चारों रिक्यूजल आती हैं, तो उस पे हुआ कुछ यूं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक तो मेरे ख्याल में जिस IB के, PTA के, पेमरा के, FIA के अफसर ने जो रिक्यूजल डाली थी, उनकी जेब से उनको कहा कि 5-5 लाख रुपया जुर्माना आप जो है वो जमा करवा दें, ये हम आखिर में देखेंगे कि ये इसको कहाँ यूटिलाइज करना है, आप हाई कोर्ट में जमा करवा दें। फिर जो इनके DG थे, मेरे ख्याल में पेमरा के DG, पेमरा के चेयरमैन को नहीं किया था, बाकियों को शोकाज किया था। उस शोकाज के जवाब में तो 11th आवर पे वापस ले ली थी। वो तो उनको शोकाज किया था, उन्होंने शोकाज में DG FIA ने लिखा, पता नहीं वो बैरून मुल्क थे, IB के DG उन्होंने भी कोई इस किस्म की बात की कि उनको बर वक्त बताया नहीं गया, और इस तरह की मतलब अजीब किस्म का एक ड्रामा हुआ था, जो ड्रामा बहरहाल खत्म हो गया। फिर वो मौसम अख्तर साहब के एक ऑर्डर को जवाब बनाकर कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, आपने सुना साकिब बशीर साहब को इन लेंथ इन्होंने डिफाइन किया है, आपके सामने एक्सप्लेन किया है जो आज की समाअत है और इससे कबल इस केस का जो असल बैकग्राउंड है, क्योंकि ये वो मुकदमा है, मैं तो पहले दिन से समझता हूँ, जो असल बोन ऑफ कंटेंशन है। और अब देखते हैं इस हड्डी को फिल वक्त तो निकाल दिया गया है, आइंदा कितना अर्सा तक ये काम जारी रहता है। जैसे बाबर सत्तार साहब को फिल वक्त रोक दिया गया है कि भाई आप इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो से इतना ही, मुझे साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।